गुड इवनिंग सभी साथियों को बहुत सारा प्यार नमस्कार। स्वागत है आपका राघव सर की लूसेंट की कक्षा में। आज है यूनिट नंबर 19 जिसमें देख रहे हो आप लोग कुषाण वंश। ठीक है, कल हम लोग पढ़ रहे थे, आपको पता है बहुत अच्छे से। कल हम लोग जो अध्ययन कर रहे थे वो अध्ययन कर रहे थे भारत में विदेशी आक्रमणों का, जिसमें हिंद यूनानी और शक के बारे में पढ़ लिए थे। बीच में पहलों की कड़ी है, तो पहलों की कड़ी को थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। और साथ में सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, साथ में मैं जो आपको यहां पे बताऊंगा वो बताऊंगा कुषाण वंश के बारे में। ठीक है, फिर चलेगा गुप्त वंश के बारे में। तो सभी बच्चे फटाफट वीडियो को एक बार शेयर कर देना, लाइक कर देना। चलो शुरू करते हैं। गुड इवनिंग सभी बच्चों को, सोनू, किशन, पंकज, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आजा भाई साहब, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। चलो बहुत अच्छा समझना भाई साहब। पहले तो एक वंश, छोटा सा वंश है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, जिसका नाम है पहल्लव। पहल्लव वंश। और पहल्लव वंश को हम लोग पार्थियन वंश के नाम से जानते हैं। किस वंश के नाम से? पार्थियन। चाहे पहल्लव कह लो चाहे पार्थियन कह लो, बात एक ही है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आती है कि पहल्लव या पार्थियन जो भारत में यवनों का आक्रमण था, विदेशी शक्तियों का, वो ऐसे था, आपको पता होना चाहिए। एक तो था हिंद यूनानी। हिंद यूनानी बारे कल की वीडियो में हमने अच्छे से अध्ययन किया। हिंद यूनानी के बाद भाई साहब दूसरे नंबर पे आक्रमण किए थे शक लोग, और शक की शाखाएं बटी थी 5। जो तीसरे नंबर पे आक्रमण करने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है पहल्लव या पार्थियन बोलते हैं, और जो चौथे नंबर पे हैं वो है कुषाण। चारों के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो जिसमें ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। पहल्लव के बारे में देख लेते हैं। पहल्लव का सबसे प्यारा सा प्रश्न आता है कि पहल्लव वंश के संस्थापक भारत में कौन थे? फाउंडर। तो फाउंडर को याद रखिएगा, जिनका नाम था मिथ्रेडेट्स। मिथ्रेडेट्स फाउंडर थे, संस्थापक थे। किस वंश के थे? पहल्लव या पार्थियन वंश के। अब जो इसका सबसे प्रतापी शासक हुआ, प्रसिद्ध शासक जो हुआ पहल्लव वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक या प्रतापी शासक, तो प्रसिद्ध शासक जो हुआ वो हुआ गोंडे फर्नीज। कौन हुआ? गोंडे फर्नीज। गोंडे फर्नीज सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ पहल्लव वंश का, याद रखिएगा। इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? तो इसके समय जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, जो घटना घटित होती है, तो देखो क्या होती है। आपको पता होना चाहिए इसका जो टाइम पीरियड था वो 20 ईस्वी से 41 ईस्वी तक था। और इसके समय में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटित हुई वो घटित हुई ये कि इसके टाइम पे भारत में प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक आए। प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक मतलब भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने आए। उन महोदय का क्या नाम था? उन महोदय का नाम था सेंट थॉमस। सेंट थॉमस के नेतृत्व में पहला एक ईसाई मिशनरी आया भारत, जहां पे ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पूरा का पूरा एक योजना बनाई की। बहुत बढ़िया। चलो, हाँ, तो उम्मीद करते इतनी बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये थी पहल्लव वंश के बारे में। अब एक बात आती है कि सभी राजाओं ने अपनी अपनी राजधानी बनाई थी। हिंद यूनानी में डेमेट्रियस था, उसने बनाई थी साकल या सियालकोट को। फिर उसके बाद उसके बगल में एंटियालकिड्स था, उसने तक्षशिला को बनाई। फिर शक में था। ठीक है, सभी राजाओं ने अपनी अपनी राजधानी बनाई थी, 5 शाखाएं बटी थी शक में। उसी प्रकार गोंडे फर्नीज सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ। तो गोंडे फर्नीज ने अपनी कैपिटल क्या बनाई? तो याद कर लेना, जो राजधानी बनाई गोंडे फर्नीज ने वो बनाई तक्षशिला को। गोंडे फर्नीज ने अपनी राजधानी किसको बनाई? तक्षशिला को बनाई। और तक्षशिला को ही राजधानी बनाई थी जो शासक था एंटियालकिड्स। ठीक है, उसने बनाई थी, जिसने यूक्रेटाइड्स वंश की स्थापना की थी। तो इस प्रकार ये पहल्लव के बारे में पता चल गया।
तो पहलो के बारे में उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार हमारा पहला वंश भी समाप्त होता है। लास्ट में जो भारत में विदेशी आक्रमण करने वाले व्यक्ति थे वो कुषाण थे। एक प्रश्न और आता है, जो सेंट थॉमस है पहले उत्तर भारत में था, बाद में भाग गया, बाद में भागकर चला गया कहां पे? तमिलनाडु, दक्षिण भारत की ओर। सेंट थॉमस बाद में चला गया कहां पर? दक्षिण भारत, तमिलनाडु। तो पेपर में प्रश्न आता है कि तमिलनाडु पूछा क्यों गया, पेपर पता है? तमिलनाडु पूछा जाने का औचित्य इसलिए बनता है क्योंकि जब तमिलनाडु चला गया तो वहां पर इसकी हो जाती है हत्या। तो भाई साहब थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट हो जाता है कि आखिरकार सेंट थॉमस जब दक्षिण भारत गया था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, वहां पर सस्पेंस ये क्रिएट हो गया कि वहां पे उसकी क्या हो गई? उसका मर्डर हो गया। ठीक है, चलिए बिल्कुल। अच्छा वॉइस नहीं आ रही? अच्छा चलो जरा वॉइस चेक करिएगा हमारी, मैं टेक्निकल टीम को बोल रहा हूँ वॉइस जरा चेक कर लेंगे। ठीक है, एक सेकंड मैं लीड ही चेंज करवा दे रहा हूं। चलिए अब बताइए वॉइस क्लियर है साथियों? एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा मेरी वॉइस क्या प्रॉपर आपको आप समझ में आ रही? मैंने लीड चेंज करा दी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। हाँ चलो वॉइस अब क्लियर है ना? चलो कोई बात नहीं। हाँ अब बता दो एक बार कमेंट करके। ओम प्रकाश वॉइस आ रही है? चलो वॉइस आ रही है ना? मच बेटा, चलो थैंक यू बेटा। हाँ नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट जो वंश है अगला वंश है पहला वंश के बाद जो हम लोग वंश पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या? वो हम लोग पढ़ेंगे शक वंश, सॉरी कुषाण वंश। कुषाण वंश, कुषाण वंश के बाद देखते हैं बहुत बढ़िया। अच्छा कुषाण वंश में क्या क्या है? कुषाण वंश जो था उसको ही कहते थे यूची या तोखरी। क्या बोलते थे? यूची या तोखरी, इसको ही कहते थे। मतलब कुषाण वंश के लोग पहले क्या कहलाते थे? यूची और तोखरी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये यूची और तोखरी ये लोग कहां के थे? ये लोग थे चीनी सीमा, चीनी सीमा के थे और भारत आए थे। चीनी सीमा के निवासी थे, भारत आए थे ये लोग। और सबसे बड़ी बात यूची और तोखरी जो था ये साम्राज्य बढ़ गया, ये बढ़ गया 5 कबीलों में, 5 कबीलों में। उन्हीं में से एक कुल था, उन्हीं में से एक कुल था जिसका नाम था कुषाण, जिसका नाम था कुषाण। ये लोग कहां के थे? तो आपको हमने बता दिया अच्छे से, चीनी सीमा के थे। 5 कबीले में ये बट गए थे और बटने के बाद उनमें से एक कुल निकला जो निकला कुषाण वंश। तो कुषाण वंश के बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, कुषाण वंश का सबसे पहले तो जानते हैं संस्थापक कौन है। तो कुषाण वंश का फाउंडर देख लेते हैं। तो कुषाण वंश का जो फाउंडर है उसका नाम है कुजल कुडफिसस, कुजल कटफिसस। ये इसका संस्थापक है। किसका संस्थापक है? कुषाण वंश का, कुजल कटफिसस। और कुजल कटफिसस के बारे में आपको बताना चाहता हूं, इसने एक उपाधि धारण की थी। इसकी उपाधि का नाम क्या था? तो देख लो, महाराज अधिराज। इसकी उपाधि का नाम था महाराज अधिराज। महाराज अधिराज उपाधि थी। एक बार पेपर में प्रश्न आया, क्या आया? महाराज अधिराज उपाधि
किस देश ने स्टार्ट की थी, मतलब किस देश की उपाधि थी, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। महाराज अधिराज जो उपाधि थी वो भारत की थी। किस देश की उपाधि थी ये? भारत की थी। ये उपाधि भारत की थी और ये ग्रहण किया था कुजल कटफिसस ने, जो कुषाण वंश का संस्थापक बना। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कुजल कटफिसस था इसने तांबे के सिक्के चलवाए। इसने, इधर मैं बताऊं तो अच्छे से और समझ में आएगा। कुजल कटफिसस के बारे में आपको बताना चाहता हूं। इसने किसके सिक्के चलवाए? इसने तांबे के सिक्के चलवाए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, तांबे के सिक्कों में इसने एक आकृत छपवाई। इसने एक आकृत छपवाई जो आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा। यह आकृत छपवाई किसकी? तो एक यूनानी राजा थे। यूनानी राजा थे, यूनानी राजा जिनका नाम था हर्मियस। यह पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है पीसीएस में। यूनानी राजा हर्मियस की आकृति अंकित करवाई। किसने अंकित करवाई? यह करवाई कुजल कटफिसस ने। और कुजल कटफिसस ने किसके सिक्के चलवाए? तो आपको पता चल गया, तांबे के सिक्के चलवाए। और इस तांबे के सिक्के में इसने यूनानी राजा हर्मियस की आकृति को अंकित करवाया था। तो जब आकृति को इसने अंकित करवाया तो ये सिक्के बहुत ज्यादा फेमस हुए। इतनी बात आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए। फिर याद रखना बहुत अच्छे से, जो कुषाण वंश के शासक थे वो दो उपाधियां लिए, दो उपाधियां ग्रहण किए। और वो कुषाण वंश के राजा सब अपने आप को कहते थे, मतलब वो उपाधियां खुद सब लेते थे। वो उपाधियां दोनों आप याद रखिएगा, ये पेपर में प्रश्न पूछा गया है। एक पूछी जाती है देवपुत्र, एक पूछी जाती कैसर। कुषाण वंश के राजा ने, कुषाण वंश के राजा ने दो उपाधियां निकाली। दो उपाधियां दूसरे देशों से ली। एक उपाधि का नाम था देवपुत्र, देवपुत्र, और एक उपाधि का नाम था कैसर। और भाई साहब आपको पता होना चाहिए, जो देवपुत्री उपाधि है, देवपुत्र, वो उपाधि कहां से ली कुषाण राजाओं ने? वो ली चीनी साम्राज्य से, चीन से। वो उपाधि कहां से ली? चीनी साम्राज्य। फिर बात है कैसर की। कैसर वाली उपाधि कहां से ली कुषाण वंश के शासकों ने? रोमन से, रोम से, रोमन साम्राज्य से। अच्छा, नीचे लाइन की वजह से आपको नहीं दिख रहा है, चलो लाइन हटवा दी हमने थोड़ी देर के लिए। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा। छाया जी बिल्कुल, चाइना। हाँ मोहन मीना बिल्कुल नहीं। हाँ अंजुमान जी, सक जी अपने आप को छत्रप कहते थे, बिल्कुल सही है, मैंने बताया था बिल्कुल। किशन जी मैं पूरा लूसेंट पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। चलो फिर बेटा देखो बहुत ध्यान से, एक बच्चा कह रहा है सुनील प्रजापति सर आपका टाइम सही नहीं है, वरना जिस हिसाब से क्लास आप पढ़ाते हो जीएस का कि यहाँ पर लाइन लग जाता। अरे चलो ठीक है, जो भी टाइम है, जो बच्चे देखे ले रहे हैं वही बहुत है, कोई बात नहीं, जो बच्चे देखे ले रहे हैं वही बहुत है, ठीक है। चलो तो उम्मीद करते इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, अच्छे समझ में आया होगा। अब बात समझो बहुत ध्यान से, कुजल कटफिसस के बारे में सब लोग जान के, सब लोग अच्छे से पहचान भी गए। कुजल कटफिसस के बाद जो अगला शासक बैठा गद्दी पे, उसका नाम था विम कटफिसस। क्या नाम था? विम कटफिसस। इसको थोड़ा सा मैं छोटा करूंगा तो अच्छे समझ में आएगा। अगला जो शासक बैठा गद्दी पे, उसका नाम था विम कटफिसस। विम कटफिसस। अब मैं इसके बारे में बता दूं आपको, बहुत अच्छा प्रश्न आता है।
जो विम कटफिसस है यह कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। यह कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। संस्थापक तो वो था लेकिन वास्तविक ये था। जैसे कुतुब मीनार के बनवाया किसने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है कुतुब मीनार का? तो इल्तुतमिश। बहुत अच्छे से पता होगा आपको। एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर करके मैं बता रहा हूं, बस आपको समझना है, क्यों समझना है बस, ठीक है। और बाकी तुम्हें कुछ नहीं करना है। चलो इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल। प्लेलिस्ट बन गई है, प्लेलिस्ट आपके बन जाएगी। हाँ बिल्कुल। फिर आगे बात समझो बहुत ध्यान से। जो विम कटफिसस था ये कौन से धर्म को मानता था? ये मानता था शैव धर्म को। भगवान शिव का पुजारी था। वास्तविक संस्थापक इसे कहते थे। और इसने जो सिक्के चलवाए विम कटफिसस ने, इसने सिक्के चलवाए सोने के सिक्के चलवाए। सोने के सिक्के। और ये जो सोने के सिक्के थे ये सब शुद्ध सोने के सिक्के थे। तो सोने के सिक्के में दो पॉइंट आपको क्लियर हो गए। एक क्लियर हो गया, कल पढ़ रहे थे, सबसे पहले कौन सा शासक था जिसने सोने के सिक्के चलवाए थे? तो हिंद यूनानी वाले लोग थे। और आज पता चल गया तुम्हें शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए? तो कुषाण वंश का शासक था जिसका नाम था विम कटफिसस। ठीक है। और अभी आप पढ़ोगे जाके गुप्त में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलवाए? तो गुप्त वंश में आप देखोगे जाके। तो एक प्रकार से पूरा का पूरा जिस्ट तैयार करके रखो। जैसे आप नोट्स बनाते हो तो नोट्स के साइड में आप जिस्ट बनाते चलो छोटे छोटे, कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए? हिंद यूनानियों ने। फिर शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए? तो भाई साहब विम कटफिसस कुषाण वंश के शासकों ने। फिर सबसे ज्यादा किसने चलवाए? तो भाई साहब फिर याद रखना गुप्त काल के वंश शासकों ने। क्लियर है? तो इतनी बातें आपको बड़े अच्छे से याद रखनी। और विम कटफिसस ने एक उपाधि ग्रहण की थी। उस उपाधि का नाम था, उस टाइटल का नाम था जिसको कहते थे महेश्वर। विम कटफिसस ने एक उपाधि ग्रहण की थी जिसका नाम था महेश्वर। तो विम कटफिसस के बात यहीं पे समाप्त हो जाती है। अब जो विम कटफिसस के बाद जो अगला शासक बैठता है वो बड़ा जोरदार है, जिसका नाम था कनिष्क। कनिष्क। और जो कनिष्क का टाइम पीरियड पूरा चलता है वो चलता है 78 ईस्वी से 105 ईस्वी तक। चाहे ईस्वी को एडी लिख लो, कोई बात नहीं, बात एक ही है। और कनिष्क जो हुआ कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ। सबसे प्रतापी शासक हुआ कौन? कनिष्क। ठीक है। तो कनिष्क के बारे में इतनी बात समझ में आ गई है। ठीक है। चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि कनिष्क सबसे प्रतापी शासक हुआ। और सबसे बड़ी बात बताते हैं, एक हमने बताया था आपको शक के बारे में, कल संवत बताया था कि विक्रम संवत या मालव संवत का पूरा अच्छे से डिफाइन कर दिया था हमने। आज जो संवत है वो संवत देख लो। तो कनिष्क जब बैठा गद्दी पर बैठा, चाहे गद्दी पर बैठा कह लो चाहे कुछ भी कह लो, वो टाइम पीरियड था जिसका नाम था 78 ईस्वी। तो चाहे 78 ईस्वी को आप गद्दी पर बैठना कह लो, चाहे राज्यरोहण कह लो, चाहे बैठना कह लो, चाहे राज्यरोहण कह लो, चाहे राजसिंहासन कह लो, कुछ भी कह लो। तो कल आपने पढ़ा था विक्रम संवत या मालव संवत कि उज्जैन के एक स्थानीय राजा थे जिन्होंने शकों को हरा दिया था। और वो शक पहले रहते थे मालवा के क्षेत्र में, बाद में भाग के चले गए मथुरा। तो वहां से कहलाने लगे थे मथुरा के शक। तो जब ये गद्दी पर बैठा तो एक संवत की शुरुआत होती है जिसको कहते हैं शक संवत। ये भी पेपर में प्रश्न आता है। कल हमने आपको प्रश्न बताया था 57 ईस्वी या 58 ईस्वी के टाइम पीरियड को विक्रम संवत या मालव संवत कहते हैं। 78 ईस्वी को शक संवत कहते हैं। विक्रम संवत उज्जैन के एक स्थानीय राजा थे जिन्होंने शकों को हरा दिया था। लेकिन
शक संवत की शुरुआत इसलिए होती है कि कुषाण वंश का प्रतापी शासक कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था 78 ईस्वी। तो इस प्रकार देखा जाए तो शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी को ही कहा जाता है। 78 ईस्वी को शक संवत के नाम से ही जानते हैं। क्लियर है? चलो, इतनी बात समझ में आ गई होगी, है ना। फिर यहीं पे मैं तुमको अगर बताना चाहूं ना तो बहुत बढ़िया चीज है। क्या है? तो बात समझ में मेरे बच्चा ये समझ लेना, जो 78 ईस्वी में ही शक संवत की शुरुआत हुई थी कनिष्क के राज्यारोहण से, इसी संवत पे भारत का वर्तमान का कैलेंडर आधारित है। जो भारत का वर्तमान में कैलेंडर है उसको कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन इसी कैलेंडर यही जो संवत है इसी पे आधारित है भारत का वर्तमान का कैलेंडर, जिसको कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, हाँ, आज लाइक शेयर नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, आप बस पढ़ाते हैं, पढ़ा चले। ठीक है, लाइक शेयर तुम्हारी, तुम करोगे तो अच्छी बात, नहीं करोगे नहीं अच्छी बात। ठीक है, बहुत बच्चे कह लगे कि सर कर्म करिए आप, आपका लाइक शेयर ऐसे बढ़े, कोई बात नहीं, अब हम बस पढ़ाएंगे, अपना कर्म करें। ठीक है, आप लोग जिसमें तसल्ली हो। जय हिंद बेटा। मुनेश, शिवम, राजू, देव, डिवाइड राज, रियल, बिल्कुल हाँ। बीएससी और बीएड एक साथ हो सकती है? अरे भाई साहब क्या बात करते हो, बीएससी तो उसके बाद होती है ना, बीएससी के बाद ही बीएड होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, हाँ बिल्कुल, क्लास बेटा रोज 7 बजे ही आएगी, बिल्कुल आप निश्चिंत रहो। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं हम लोग कनिष्क के बारे में आगे। तो यहां हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? कनिष्क के बारे में। कनिष्क का राज्यारोहण पता चल गया, कब होता है? 78 ईस्वी। और 78 ईस्वी मतलब राज्यारोहण किसका? कनिष्क का। कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी। और तभी इसी सन को क्या कहा जाता है? इसी सन को शक संवत के नाम से जानते हैं। कौन से संवत से? शक संवत। ठीक, अच्छे से पता चल गया। सबसे प्रतापी शासक भी था। फिर कनिष्क के बारे में आगे बात समझो बहुत ध्यान से। इसने अपनी राजधानी बनाई, कैपिटल, और कैपिटल बनाई 2। एक बनाई पुरुषपुर, पुरुषपुर को ही कहते, चाहे पुरुषपुर कह लो चाहे पेशावर कह लो, बात एक ही है। तो पेपर में प्रश्न आता है पहली कैपिटल कनिष्क की कौन सी थी? पुरुषपुर या पेशावर। फिर प्रश्न आता दूसरी राजधानी इसने अपनी क्या बनाई? तो दूसरी राजधानी इसने अपनी मथुरा को बनाया। पहली राजधानी इसने अपनी पुरुषपुर या पेशावर को बनाया, दूसरी राजधानी इसने अपनी मथुरा को बनाया। किसने? कनिष्क। ठीक, क्लियर है? चलिए, इतनी बात समझ में आ गई ना आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, घर बैठे सरकारी एग्जाम की तैयारी करो। फिर देखो बहुत ध्यान से, आपने एक चीज देखी थी, बौद्ध संगीतियां देखी थी। सबसे पहले वाली जो संगीतियां आपने पढ़ी थी अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक। लेकिन चौथी संगीत, टोटल जो संगीतियां हुई थी बौद्ध संगीत, वो 4 हुई थी। तो जो चौथी बौद्ध संगीत हुई, तो याद रखिएगा, चौथी बौद्ध संगीत जो हुई वो कहां हुई? वो हुई कुंडलवन में। कुंडलवन। और कुंडलवन कहां पड़ता है? कुंडलवन पड़ता है कश्मीर में। ठीक, कश्मीर में पड़ता है। और सबसे बड़ी बात हुआ क्या, ये चौथी बौद्ध संगीत किसके समय में हुई थी? कौन सा राजा था? कुषाण वंश का कनिष्क था। इसके समय में चौथी बौद्ध संगीत थी, कुंडलवन कश्मीर। सबसे बड़ी बात, जो चौथी बौद्ध संगीत में हुआ क्या, इस समय इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? इस संगीति की, तो इस संगीत की अध्यक्षता कर रहे थे जिनका नाम था वसुमित्र। वसुमित्र।
और इसमें सबसे पहले एक पद और था जिसका नाम था उपाध्यक्ष। आपने शुरू की 3 संगीतियां देखी, लेकिन सिर्फ अध्यक्ष थे, लेकिन किसी में उपाध्यक्ष नहीं थे। लेकिन इस वाली संगीत में एक अध्यक्ष के साथ साथ एक उपाध्यक्ष थे। तो पहले थे वसुमित्र, दूसरे में वसुमित्र अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे अश्व घोष। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। चलो आगे बात समझना भाई। क्या समझेगा? ये कनिष्क के समय में जो चौथी बौद्ध संगीत हो रही थी, इसमें जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म जो था वो 2 भागों में बट गया था। एक बट गया था महायान, एक बट गया था हीनयान। महायान और हीनयान। अब बात समझिएगा, 2 भागों में बौद्ध धर्म बट गया। लेकिन जो कनिष्क था वो कौन से या उसमें चला गया? कनिष्क किसका अनुयायी बना? तो वो महायान का बना। वो किसका बना? महायान का ही बना। और आपको पता होना चाहिए, कुसाड़ में शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए किसने? विम कटफिसस ने। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में किसने चलवाई शुद्ध सोने के सिक्के? वो चलवाए कनिष्क ने। सबसे पहले उसने तो बताया, सबसे पहले तो विम कटफिसस ने शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए, परंतु सबसे ज्यादा मात्रा में किसने चलवाए? तो याद रखिएगा, जो कनिष्क था सर्वाधिक सोने के सिक्के, सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलवाए? कनिष्क ने। क्लियर? ये भी समझ में आ गया होगा। एक एक पॉइंट समझो भाई, एक एक पॉइंट में दम है, एक एक पॉइंट से पेपर है, ठीक है। बाबूलाल पटेल प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सर जी एक सवाल है, शिमला समझौता के बारे में थोड़ा बताना चेष्टा करें। भाई साहब पढ़ा रहे हैं हम आपको प्राचीन इतिहास, और हम आपसे पूछ रहे हो शिमला समझौता, पॉलिटी का सब्जेक्ट, पॉलिटी भी पूछ रहे हो, ज्योग्राफी भी पूछ रहे हो। एक शिमला समझौता आपको पता हो 1914 में है, ठीक है। और प्लीज़ इस तरह के कमेंट करके आप परेशान मत किया करें। अगर परेशान करना आपका वो है तो बता दीजिए आप, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बाबूलाल पटेल जी को ब्लॉक कर दिया जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं फालतू के। चलो हाँ, कृष्णू जी अंबिया, क्लास क्या रहता है टाइम का? शाम का 7 बजे क्लास रहता है, ठीक है। सीता पटेल, शैली सिंह, बिल्कुल हाँ। संजय यादव, चलिए बहुत बढ़िया। मुनेश, पूजा लकड़ा, हेलो हेलो बेटा। चलो इतनी बात उम्मीद करते समझ में आ गई होगी। अब बात समझना बहुत ध्यान से, जो ये सिक्के थे वो कितने ग्रेन के थे? प्रेजेंट टाइम में ग्राम पूछा जाता, उस समय ग्रेन पूछा जाता था। तो उस समय ये सिक्के 124 ग्रेन के थे। कितने के थे? 124 ग्रेन के। क्लियर? इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इतना नोट डाउन कर लेना, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, फिर आगे बात करते हैं। बिल्कुल स्क्रीनशॉट हो गया होगा। श्वेता जी मेरी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। अरे भाई साहब वॉइस कहाँ स्लो आ रही है? ज़बरदस्ती का इल्ज़ाम लगा रहे हो तुम लोग। मेरी वॉइस कहाँ स्लो आ रही है भाई साहब? चलो चलिए, विक्रम जी, कॉमेडी जी, बिल्कुल हाँ बिल्कुल हाँ। प्रेम जी लूसेंट पूरी कराएंगे, बस आप मेरा ख्याल रखिएगा और कुछ नहीं, ठीक है। चलो बाकी पढ़ते रहो यार, पूरी करा दूंगा लूसेंट, कोई परेशानी नहीं। फिर यहीं पे याद रखिएगा कनिष्क को और क्या कहा जाता था। कनिष्क के बारे में एक बेहतरीन चीज मैं आपको बता दूं, कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जानते हैं। जो लूसेंट में आपको पॉइंट ही नहीं दिया गया, लेकिन पेपर में 10 बार पूछा जा चुका। कनिष्क को द्वितीय अशोक के बारे में जानते, द्वितीय अशोक कहते हैं।
और जिस बच्चे को कोई डाउट हुआ करे तो नीचे दिए गए जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिए रहते हैं, इस पे आप बात कर सकते हैं हमसे, ठीक है, याद रखिएगा। यस श्वेता बेटा, फीलिंग बेटर, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई। द्वितीय अशोक किसको कहते थे? कनिष्क कहते थे। अब कनिष्क का पूरा राज दरबार देख लो आप, कैसे सजा हुआ करता था। कनिष्क के दरबार में एक राजवैद्य भी थे। राजवैद्य मतलब एक तरह से कह सकते हो डॉक्टर थे प्रेजेंट टाइम के। उन राजवैद्य का नाम क्या था? उनका नाम था चरक। क्या नाम था? चरक। और चरक ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता। चरक संहिता, क्लियर। और इन्हीं के दरबार में एक बहुत बढ़िया थे जिनका नाम था, वैज्ञानिक थे, जब प्रेजेंट टाइम से आप तुलना करो तो कर सकते हो, ठीक है। चल, वो वैज्ञानिक एक तरह से कह सकते हो जिनका नाम था नागार्जुन। नागार्जुन। और नागार्जुन को क्या कहा जाता था? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहते हैं। पेपर में प्रश्न कई बार आता है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को। और ये नागार्जुन ऐसे थे जिन्होंने एक थ्योरी भी दी थी, क्या कहते हैं इसको? सापेक्षिकता का सिद्धांत, जो आपको पता होगा आइंस्टीन साहब दिए हैं, आइंस्टीन ने दिया है, ठीक है। काहे का? सापेक्षिकता नाम, थ्योरी टू रिलेटिविटी, ठीक। तो सापेक्षिकता का सिद्धांत नागार्जुन ने दिया था, इसीलिए इनको भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं। किसको? नागार्जुन को। और ये भी कनिष्क के दरबार को सुशोभित करते थे। फिर इन्हीं के दरबार में एक राजकवि रहते थे, और उन राजकवि का नाम था, जिसको कहते हैं अश्वघोष। अश्वघोष। और अश्वघोष का सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र। और बुद्ध चरित्र का मतलब होता है बौद्धों का रामायण। बौद्धों का रामायण किसको? बुद्ध चरित्र को कहते थे। बौद्धों का रामायण। उसके अलावा अश्वघोष की दो पुस्तकें और थी जो पेपर में आती है, ठीक है। वो पुस्तकें और कौन कौन सी थी देख लो। राजू बेटा बहुत परेशान है, कह रहा है कि सर आपको याद कैसे रहता है, मुझे भी बताइए, मैं भी याद करूंगा, ठीक है। एक पुस्तक का नाम था सौंदरानंद, और दूसरी पुस्तक का नाम बुद्ध चरित्र एक थी, सौंदरानंद एक थी, और एक का नाम था सारिपुत्र प्रकरण। सारिपुत्र प्रकरण। तो इस प्रकार पता चल गया कि जो राजकवि थे उनका नाम था अश्वघोष, और अश्वघोष की ये पुस्तकें थी जिसका नाम था बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण। ये तीन पुस्तकें भी अश्वघोष के बारे में आपको पता। इन्हीं के दरबार में आपको पता है जो बौद्ध चतुर्बौद्ध संगीत संघ की अध्यक्षता भी की थी जिसका नाम है वसुमित्र। और वसुमित्र जो था, वसुमित्र था, उसने भी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम याद रखिएगा आप लोग, महाभाष्य सूत्र। वसुमित्र ने भी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है महाभाष्य सूत्र। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, महाभाष्य सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं। इसको बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म का विश्वकोश। किसे? महाभाष्य सूत्र। क्लियर? इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में एक एक चीज आ गई होगी दिमाग। बिल्कुल। अब बात समझे बहुत ध्यान से। क्या समझना बच्चा? बिल्कुल। अच्छा, ये सब याद हो गया? सीता पटेल बहुत बढ़िया। मानसी बेटा कह रही कि ईयर याद नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्राचीन इतिहास की ईयर मत याद कर, छोड़ दो।
केवल बस 57-58 BC उसको याद कर ले, 78 ईस्वी इसको याद कर लो, जो इंपॉर्टेंट, बाकी सब छोड़ दो भाई साहब, कोई ठीक है। ये सारे के सारे याद कर लो भाई साहब, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारे के सारे याद रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतना प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो एक बार फटाफट इसको क्या कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बात करते भाई साहब, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। बड़े से स्क्रीनशॉट छापना, ऐसे ऐसे तरीके छापो ना, तुमको मजा आ जाए। चल बहुत बढ़िया। अब बात समझना बहुत ध्यान से, इसको थोड़ा सा छोटा करते क्योंकि ज्यादा बच्चा है नहीं, कुषाण वंश समाप्त हो जाएगा। हाँ यहां से पढ़ा था, यहां छोटा कर। कुषाण वंश की एक सबसे बड़ी विशेषता बता दें, भारत और चीन के बीच में रेशम मार्ग थे। तो पेपर में प्रश्न आता है, रेशम मार्ग पर नियंत्रण, रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासक कौन से वंश के थे? तो कुषाण वंश के, ठीक है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासक जो थे, ठीक है, वो कौन थे? कुषाण वंश के शासक। अब बहुत अच्छी बात मैं आपको बता दूं तुम्हें, जितने मार्ग होते थे ना, मार्गों पहले सुरक्षा नहीं की जाती थी, लोग लूट लेते थे। तो मार्गों पर सुरक्षा का प्रतिबंध भी किसने किया? तो मार्गों पर सुरक्षा का प्रतिबंध भी किसने किया? तो वो क्या? कुषाण शासकों। मार्गों पर सुरक्षा का प्रतिबंध भी किसने किया? कुषाण शासकों। तो इस प्रकार कुषाण शासकों का पूरा मामला क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। अरे कोमल बेटा, फैमिली में कोविड हो गया, उसकी फैमिली रो रही है। भाई साहब मैं क्या करूं यार, सुरक्षा रखो, कोविड चल रहा है, कोविड का मामला चल रहा है, ठीक है। तो क्या करे भैया, अब उसमें मेरी गलती हो तो बताओ, मैं कुछ कर लूं? जबरदस्ती परेशान करते हो तुम लोग ना। अच्छा, फिर मैं बताना चाहता हूं, जो कनिष्क था, कनिष्क ने ही गंधार शैली, कितना हो गया टाइम? बहुत। गंधार शैली तथा मथुरा शैली, गंधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास किसने किया? तो वो किया कनिष्क ने, ठीक है। फिर कनिष्क के बाद एक शासक और बैठा, उस शासक का नाम था, याद कर लेना, कनिष्क की भी यहां पे हो जाती मृत्यु। और मृत्यु होने का मतलब वो टाइम पीरियड क्या था? वो टाइम पीरियड था, याद कर लो, मृत्यु हो गई कब? 102 ईस्वी में। और जब 102 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, ये जरा देखिए टाइम कितना हो गया, बिल्कुल, चलो बहुत बढ़िया, हाँ सबको समझ आ रहा है। एसएससी जीडी की वैकेंसी आएंगी भाई साहब, क्या परेशान। चलो फिर आगे बात समझना भाई, क्या समझेगा? विकास कनिष्क समझ में आ गया। तो भाई बहुत ध्यान समझो, गंधार शैली, मथुरा शैली, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इतनी बात समझने के बाद एक समझो, एक शासक हुआ कनिष्क के बाद जिसका नाम था हुइस्क। क्या नाम था? हुइस्क। हुइस्क की विशेषता क्या है? इसने एक चालू किया था, चतुर्भुजी विष्णु के अवतार के सिक्के, चतुर्भुजी विष्णु की आकृति के अवतार के सिक्के किसने चालू किए? हुइस्क ने। हुइस्क के बाद अंतिम शासक कनिष्क वो आ जाता है कुषाण वंश का, जिसका नाम था वासुदेव। अंतिम शासक जिसका नाम था वासुदेव। क्लियर? चलो
इतनी बात उम्मीद करते समझ में आ गई। ठीक है, योगेश जी कह रहे हैं मेरी हिस्ट्री बहुत वीक है, इसे मैं कैसे मजबूत करूं? अरे भाई साहब बेटा पढ़ लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नहीं पढ़ोगे नहीं हो पाएगा। ठीक है, बाकी भगवान जड़ी बूटी तो बनाएंगे नहीं कि तुमको दे दें, बाकी अगर जड़ी बूटी देंगे तो मैं तुझे जरूर दे दूंगा। ठीक है मंजू, चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल। सोनी पटेल अब आई हैं आप, जब क्लास ओवर हो गई है। ऐसे बच्चे बोलते कि सर मैं आ गई, मैं आ गया। अरे बेटा मैं जैसे लगता है मेरे ऊपर एहसान कर रहा है। अरे भाई साहब तुम्हारा टाइम 7 बजे का था, तुमको पढ़ना, तुमको नौकरी पाना है, मुझे थोड़े पाना है। ठीक है चलो, मुने योगेश जी कह रहे हैं मैं कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ा। अरे भाई साहब हिस्ट्री नहीं पढ़े तो जाके प्ले लिस्ट में एक एक वीडियो पूरी देख लो। ठीक है चलो बहुत बढ़िया। ठीक है तो साथियों पूरा का पूरा कुषाण वंश समाप्त हो गया। देखो आज कुषाण वंश तक ही रखते हैं, बाकी जो हम कल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गुप्त वंश। गुप्त वंश के लिए अलग पूरा पढ़ेंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक है और वो 3-4 क्लास में ही समाप्त होगा, ऐसे समाप्त नहीं होगा। ठीक है, और अगर तुम्हारा मन हो तो एक बार लाइक और शेयर कर देना बस। ठीक है और भाई साहब डेली टाइम याद करो 7 बजे 7 PM। ठीक है 7 PM पे आपको उपस्थित होना है। देखो आप जब मैं नहीं आता हूँ तो आप बहुत नाराज होते हो, सर आप रेगुलर नहीं रहते हो, आप इरेगुलर हो, ये है वो है, बहुत सारी नाराजगी आपकी देख झेलनी पड़ती है। बट मेरी भी तो नाराजगी आप समझो, आप भी नहीं आते तो मैं किससे कहूँ? ठीक है मैं पता भी नहीं लगा सकता आप किस किस राज्य से किस किस शहर से। चलो और किसी को कोई डाउट हो तो आप मोबाइल नंबर है उस पर कॉल कर लीजिएगा, मुझसे बात हो जाएगी। और साथ में और हमारा एप्लीकेशन एक चल रहा है स्टडी पाई ऐप, स्टडी पाई ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको मिलेगा त्रिशूल बैच जिसमें जीएस एक पूरी विधिवत तरीके से सजी हुई है। ठीक है उसमें पूरी जीएस सजी हुई है। चलो बहुत बढ़िया, चलो तो साथियों अब मैं विदा लेता हूँ आप सभी से। ठीक है मिलूंगा आपको कल शाम को 7 बजे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है और हाँ अच्छा एक बच्चा कह रहा है कि स्टडी पाई ऐप के बारे में बता दो, तो मैं बताना चाहता हूँ स्क्रीन पे जरा त्रिशूल बैच के बारे में लगाते हैं। त्रिशूल बैच के बारे में टेक्निकल टीम से मैं कहना चाहता हूँ बताते हैं थोड़ा सा। हाँ देखो सभी बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ जो ये त्रिशूल बैच है आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा स्टडी लिखा है स्टडी पाई एप्लीकेशन। और जब स्टडी पाई एप्लीकेशन का मतलब है कि इस एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर जाके आपको स्टडी पाई एप्लीकेशन में राघव सर का कोर्स मिलेगा जिसका नाम है त्रिशूल, और मात्र है 1499 का, जिसमें आप हमसे पढ़ोगे पूरी जीएस, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, हर एक चीज़। और एक बहुत ही विधिवत तरीके से स्टैटिक जीके का तो महासंगम है वहाँ पे। तो ये मान लो कि अगर आपको बेहतरीन वे में तैयारी करनी है, बेहतरीन तरीके से करनी है, तो एक बार हमारे त्रिशूल बैच में आइएगा आप लोग, और उस त्रिशूल बैच में आप दर्शन करिएगा कैसी वहाँ पर जीएस चलेगी। क्योंकि ये महाकाल की तांडव सीरीज है, तो महाकाल की तांडव सीरीज में आप सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूँ। ठीक है तो साथियों अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ। तो इस स्क्रीन को हटा दिया जाए। चलिए और कोई डाउट हो तो आप कॉल करके पूछ लीजिएगा, जो आपको कॉलिंग नंबर दिख रहा है, व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है। ठीक है साथियों हाँ मैथ की क्लास होगी शाम को 8:30 बजे, तब तक के लिए मिल चलते हैं आपको कल। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।